फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ब्राइट कोर क्लासेस के एनसीईआरटी सीरीज में, जिसमें हम क्लास 9 की कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़ेंगे। आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है भारत आकार और स्थिति। ये चैप्टर हमें हमारे देश के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में हेल्प करेगा कि हमारे देश का पूरे ग्लोब पर क्या स्थिति है, उसका आकार क्या है और वो कहाँ स्थापित है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। इसका मतलब है फ्रेंड कि जो हमारा देश है वो प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। आपने सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा होगा। पिछले 5 दशकों में, यानी आजादी से लेकर अब तक 5 दशक नहीं, 8 दशक, 8 दशकों में हमारे देश ने सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में बहुमुखी उन्नति की है। बहुमुखी उन्नति का मतलब क्या है फ्रेंड्स? मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट किया है। अगर चाहे कृषि का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, या तकनीकी का क्षेत्र हो, या आर्थिक सर्वांगीण आर्थिक प्रगति हो, हर क्षेत्र में हमने अद्भुत प्रगति की है। भारत का विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान है। अगर हम बात करें वर्ल्ड हिस्ट्री की, तो उसमें भी हमारे देश का महत्वपूर्ण स्थान है। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं भारत की स्थिति के बारे में। स्थिति को जानने से पहले हम स्थिति के बारे में, किसी भी स्थान की स्थिति के बारे में जो बेसिक पॉइंट्स हैं पहले उसको समझते हैं। इमेजिन करिए फ्रेंड्स, सपोज ये हमारा अर्थ है, ठीक है। तो जो हमारा अर्थ होता है उस पर कुछ इमेजिनरी लाइंस बनी होती हैं जो किसी भी स्थान के लोकेशन को समझने में सहायक होती है। जो सबसे इम्पोर्टेंट जो लाइन है वो क्या है? 0 डिग्री का है। ये जो 0 डिग्री है, ये हमारे ग्लोब को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। एक तो ये क्या है? उत्तरी गोलार्ध हो जाता है। इस प्रकार ये दूसरा क्या है? ये दूसरा दक्षिणी गोलार्ध हो जाता है। तो जो दोनों गोलार्ध हैं, जो और हमारी जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री से ठीक उत्तर में 23.5 डिग्री उत्तर में क्या है? उत्तरी क्या कहते हैं? कर्क रेखा है। और 0 डिग्री के ठीक 23.5 डिग्री दक्षिण में, दक्षिणी गोलार्ध में क्या है? मकर रेखा है। तो ये फ्रेंड्स, ये क्या हो गई? ये हो गई हमारी कर्क रेखा। ये हमारा हो गया विषुवत रेखा। और जो तीसरी लाइन है जो हमारे दक्षिणी गोलार्ध में है, जिसे हम क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो तीनों रेखाएं हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट रेखाएं हैं किसी भी स्थान का लोकेशन जानने के लिए। इसी प्रकार से पूरे ग्लोब पर क्या कहते हैं, ध्रुवों तक हमारी ऐसी रेखाएं बनी हुई हैं 90 डिग्री तक। ये 90 डिग्री। इसके अलावा जो दूसरी इंपॉर्टेंट लाइन है वे किसी भी स्थान के लोकेशन को जानने में इंपॉर्टेंट होती है, वो फ्रेंड्स क्या है? हमारी देशांतर रेखा है। जो हमारे जो उत्तर ध्रुव है और उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली जो रेखा है, उसे हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। ये रेखा हमारे पूरी पृथ्वी पर ऐसे मतलब बनी हुई है पूरे पृथ्वी पर। तो ये क्या है? केवल अक्षांश से ही हमें पृथ्वी में किसी स्थान का लोकेशन नहीं पता चलता है। इसके लिए फ्रेंड्स क्या इंपॉर्टेंट है? देशांतर भी पता होना चाहिए। देशांतर भी उसके लिए इम्पोर्टेंट है। देशांतर से फ्रेंड्स ना ही लोकेशन, बल्कि किसी भी स्थान का जो समय होता है, यानी कि घड़ी में उस स्थान पर कितना बज रहा होगा, इसका भी पता लगाने के लिए देशांतर महत्वपूर्ण होता है। अब चलिए फ्रेंड्स, अपने टॉपिक पे आते हैं। भारत की स्थिति के बारे में जानते हैं। भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध, जैसा मैंने अभी बताया था कि ये जो है, जो 0 डिग्री रेखा, इसके जो उत्तर साइड में जो अर्थ का पार्ट है उसे क्या कहते हैं? ये वाला क्षेत्र जो होगा वो उत्तरी गोलार्ध होगा। तो हमारा देश भी कहाँ स्थित है? ये इसी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। हमारा जो मुख्य भूभाग है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। और जो कर्क रेखा है, जो मैंने आपको बताया था कि 0 डिग्री के उत्तर में 23.5 डिग्री पर जो कर्क रेखा है, वो हमारे देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। चलिए फ्रेंड्स, मैप पे देखते हैं। ये रहा हमारा देश और ये रहा इक्वेटर। तो ये जो हमारा देश है, ये कहाँ से शुरू होता है? 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ से शुरू होता है, और लगभग ये 37 डिग्री 6 मिनट यहाँ तक इसका क्या है? उत्तरी विस्तार है। यानी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक, उत्तरी अक्षांश तक उत्तर दक्षिण विस्तार हो गया हमारे देश का। और अगर बात हम पूरा पश्चिम विस्तार की करें, तो यहाँ से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर यहाँ 97 डिग्री
25 मिनट पूर्वी देशांतर तक क्या है, ये हमारे देश का देशांतरीय विस्तार है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं भारत के आकार की। तो अगर हम आकार की बात करें तो भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। अगर एरिया वाइज हम बात करें तो हमारे देश का एरिया कितना है, लगभग 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। भारत के क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। अगर हम पूरे ग्लोब के एरिया की बात करें और अपने देश के एरिया की बात करें तो जो हमारे देश का एरिया है वो पूरे ग्लोब के एरिया का 2.4% है। भारत विश्व का 7वां बड़ा स्थान है। और एरिया वाइज बात करें तो ये क्या है, विश्व का 7वां बड़ा स्थान है। सबसे पहले किसका नंबर आता है, सबसे पहले आता है रसिया का। उसके बाद क्या आता है, ये नीचे दिया भी हुआ है। उसके बाद आता है कनाडा का। उसके बाद क्या आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चीन, फिर ब्राजील, रसिया, फिर आता है भारत। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत की स्थल सीमा रेखा, हमारे पास कितनी सीमा रेखा है, हमारे पास 2 सीमा रेखाएं हैं। एक तो क्या है, स्थल वाली सीमा रेखा है, और एक क्या है, एक तटीय सीमा रेखा है। तो जो हमारी स्थलीय सीमा रेखा है उसकी लंबाई कितनी है, लगभग 15,200 किलोमीटर की है। और जो तट रेखा है जिसमें हमारे पास 2 आइसलैंड भी है, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दूसरा क्या है, लक्षद्वीप समूह। तो इसके साथ जो हमारी तटीय सीमा रेखा है वो 7,516 किलोमीटर लंबी है। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा, यानी जो हमारे देश का सपोज ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ जो ऐसे ऐसे जो जाता है भाग उत्तर, और ये उत्तर पूर्वी जो एरिया है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये सब क्या है, ये हो गया हमारा उत्तर पश्चिमी सीमा, ये उत्तर, और ये क्या है, उत्तर पूर्वी सीमा। तो यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, ये नवीनतम वलित पर्वत बने हुए हैं। नवीनतम वलित पर्वत कैसे बनते हैं, जब 2 प्लेटें आपस में टकराती हैं तो उसके परिणाम स्वरूप नवीनतम वलित पर्वतों का निर्माण होता है। 2 प्लेटों के, यानी ये मान लीजिए हमारी 2 प्लेटें हो गई, और ये जब टकराएंगी तो इसी पे नवीनतम वलित पर्वतों का निर्माण होगा। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है। अगर हम बात करें अपने देश के दक्षिणी भूभाग की, ये 1 मिनट फ्रेंड्स, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। तो जो हमारे देश का जो दक्षिणी भूभाग है वो उत्तर में चौड़ा है। हमारे देश के उत्तरी भूभाग की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर जो प्रायद्वीपीय भारत है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये जो एरिया है, देखने से ये लगता है कि ये उत्तर में चौड़ा है, और दक्षिण में क्या होता जा रहा है, पतला होता जा रहा है। ये देखिए, ये दक्षिण में पतला होता जा रहा है लेकिन उत्तर में चौड़ा है। 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा, ये जो यहाँ पे जो अक्षांश आएगा वो 22 डिग्री रहेगा, और 22 डिग्री के दक्षिण में जो एरिया रहेगा, उसके दक्षिण में जो भी एरिया अपने देश का आएगा वो क्या है, वो संकरा होता चला जाता है। जो ये एरिया है हमारा प्रायद्वीपीय भारत का, इसके जो पश्चिम का क्षेत्र है, इसमें एक वाटर बॉडी है जिसका क्या नाम है फ्रेंड्स, उसका नाम है अरब सागर। और जो ये पूर्वी एरिया है, इसमें जो वाटर बॉडी है उसका नाम क्या है, बंगाल की खाड़ी है। अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 अंश है। जो हमारे देश का अक्षांश और देशांतर का विस्तार है, इस वाले मैप में देखें तो इस पे जूम इन करते हैं तो इसमें जो हम देखेंगे तो पाएंगे, देखने से लगता है कि ये जो देशांतर है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो विस्तार है, और ये जो अक्षांश है यानी पश्चिम से लेकर पूरब तक, इसका दोनों में क्या है, ये इस दोनों की लंबाई लगभग 30 डिग्री है। लेकिन देखने से हमको क्या लगता है कि जो उत्तर दक्षिण का अक्षांश है वो पूरा पश्चिम के अक्षांश की अपेक्षा क्या कहते हैं, ज्यादा प्रतीत होता है। यानी जो पूरब पश्चिम का विस्तार है वो उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। अब गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। यानी गुजरात क्या है, ये हमारा पश्चिमी प्रदेश है, और अरुणाचल प्रदेश क्या है, ये हमारा पूर्वी प्रदेश है। तो इन दोनों प्रदेशों के मध्य में जो समय का अंतर है वो 2 घंटे का है। अतः 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत की मानक यामोत्तर रेखा है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। यानी जो हमारा ये क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश लगभग यहाँ पे है। ये देखिए, ये मानक यामोत्तर बनी हुई है, ये वाली जो रेखा है ये मानक यामोत्तर हमारे देश का। तो ये कहाँ से गुजरती है फ्रेंड्स, ये हमारे उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव, जो हमारा ये वाली जो रेखाएं हैं 0 डिग्री से ऊपर जो जाती हैं, और 0 डिग्री के इधर जो दक्षिण में भी खिंची हुई हैं ये रेखाएं, इनका प्रभाव दिन और रात की अवधि पर भी पड़ता है। इसीलिए तो इक्वेटर पे दिन और रात बराबर होते हैं, और इक्वेटर के उत्तर में जाएं
तो हमें 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात देखने को मिलती है। अगर बात करें हम भारत और विश्व के परिप्रेक्ष्य में भारत की बात करें, तो भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। तो अगर हम वर्ल्ड मैप में जाए, जो पहले पेज पे हमारे दिया हुआ है, इसमें देखिए यहाँ पता चलता है कि हमारा एशिया महाद्वीप है। तो ये पूर्वी हो गया क्षेत्र और ये पश्चिमी क्षेत्र हो गया। देखने से ही लगता है कि पूर्व और पश्चिम क्षेत्र के मध्य में स्थित है हमारा देश। उसके बाद क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, उसके बाद भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का क्या है, दक्षिणी विस्तार है। जो हमारा अभी आपने मैप में देखा था कि ऐसे बना हुआ था हमारा देश, ऐसे इधर एशिया था, ऐसे बाकी सारे देश थे। तो इधर देखने से ऐसा देखने से ही लग जा रहा है कि ये क्या है, हमारा देश जो है दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है। जो हिंद महासागर है, इधर हम मैप में देखेंगे तो इधर हमें हिंद महासागर दिखाई देगा। ये तो ये क्या है, ये क्या कहते हैं, हमारे देश के दक्षिण में है। और ये पूर्वी एशिया के देशों को और बाकी जो पश्चिम देश हैं इनको मिलाता है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान कर रही है। जो हिंद महासागर है वो हमारे देश को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला है। दक्षिण का पठार का मतलब क्या हुआ, ये जो पेनिसुलर प्लेट्यू है हमारे देश का, ये क्या है, हिंद महासागर में क्या है, शीर्षवत फैला हुआ है। और पश्चिम एशिया, अफ्रीका, यूरोप और एशिया के देशों के साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध है। ये अफ्रीका आपका कहाँ है, अफ्रीका इधर है, ये पूर्वी एशिया हो गया और पश्चिमी एशिया हो गया, ये मध्य एशिया हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो हमारा जो पूर्वी तट है, इसके माध्यम से इन सारे एरिया से हमारा क्या है, संपर्क स्थापित है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। अब बात हम करें अपने देश की, जो तटीय सीमा है यानी जो पेनिसुलर प्लेट्यू है, उसकी जो तटीय सीमा है हिंद महासागर में, वैसी सीमा किसी अन्य देश की नहीं है। यानी उतनी बड़ी सीमा, उतनी लंबी सीमा किसी अन्य देश की नहीं है। और इसी वजह से क्या है, एक जो हिंद महासागर है इसका नाम हमारे देश के नाम से पड़ा है। महासागर का देखिए इसमें लिखा हुआ है कि इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण महासागर का नाम इसके नाम पर पड़ा। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है फ्रेंड्स, जो बच्चे अक्सर एनसीईआरटी को पढ़ते हुए छोड़ देते हैं, कि 1869 में स्वेज नहर खुलने से भारत और यूरोप के बीच दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। अगर हम वर्ल्ड मैप की बात करें, यहाँ पर आते हैं, स्वेज नहर को पहले देख लेते हैं कि जैसे पहले इसको हम क्लीन कर लेते हैं। जो 1869 में स्वेज नहर बना, उससे हमारे देश का जो यूरोपीय देश है उससे संपर्क होने में जो समुद्री मार्ग है वो कितने किलोमीटर कम हो गया, वो लगभग 7000 किलोमीटर। ये यहाँ पे जो है, ये यहाँ स्वेज नहर की स्थिति है, ये एडन गल्फ है और ये क्या है, रेड सी है और ये मेडिटेरेनियन सी है। तो यहाँ से क्या फ्रेंड्स, हम व्यापार का जो मार्ग है हमारे समुद्री मार्ग, वो पहले हम क्या करते थे, वो यहाँ से ऐसे यहाँ से केप ऑफ गुड होप होते हुए तब हम यूरोप पहुंचते थे। लेकिन जब से 1869 में यहाँ पे स्वेज नहर बना है, स्वेज नहर का निर्माण हुआ है, तब से फ्रेंड्स हमारे समुद्री मार्ग की लंबाई 7000 किलोमीटर कम हो गई है। यानी कि जब हम समुद्री मार्ग से किसी भी देश में जाते हैं, यूरोपीय देश में, तो हमको 7000 किलोमीटर कम की यात्रा तय करनी पड़ती है। भारत का विश्व के देशों के साथ युगों पुराना संबंध है। समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूमार्गों से होकर था। जो हमारा एंशियंट टाइम में जो अलग अलग देश हैं उनके साथ जो हमारा संपर्क था वो क्या था, पहले समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूमार्गों से था। समुद्री जलमार्ग की खोज तो 1498 में वास्को डी गामा ने करी, लेकिन उससे पहले भी तो हमारे देश के साथ संपर्क अन्य देशों के साथ रहे होंगे। तो वो कैसे था फ्रेंड्स, वो भूभाग के मार्ग से था। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत कम समय तक ज्ञात नहीं था। तो उत्तरी जो पर्वत हैं हमारे, जो माउंटेन्स है, हिमालय जो है, वहां पे बहुत सारे दर्रे थे। उन दर्रों के माध्यम से बहुत सारे यात्री हमारे देश में आए। इन मार्गों से प्राचीन समय में विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा, और इन्हीं मार्गों से प्राचीन समय में वस्तुओं और विचारों का हमारे देश के साथ आदान प्रदान होता रहा। भारत का पश्चिमी, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क है।
क्या कह रहा है फ्रेंड, जो पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया है, इसके साथ हमारे देश और दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ हमारा एक अद्भुत संपर्क रहा है। इस प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियां, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके हैं। मसाले, मलमल और कपड़े, इन सब का व्यापार एंशियंट टाइम में ही हमारे देश से होता था। उसके बाद विभिन्न देशों से ले जाए जाते थे। ये जो सामान जो है, क्या कहते हैं, मसाले हो, चाहे मलमल हो या कपड़ा हो, इन सब का व्यापार हमारे देश के साथ विभिन्न देशों से होता था और विभिन्न देश हमारे देश से ये सामान ले जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला, अगर ये तो बात हुई वस्तुओं की, लेकिन स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी देखें, जैसे आप भारत में बहुत सारी बिल्डिंग्स देखते हैं, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, तो इसमें क्या था, यूनानी स्थापत्य कला और पश्चिमी एशिया के वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों के प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया है। जैसे आप अपने जो पुरानी पार्लियामेंट है, उसका जो संरचना है, वो भी कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, मुगल स्थापत्य कला से प्रभावित है। भारत के पड़ोसी देश, भारत दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। जो भारत हमारा देश है, उसका जो साउथ एशिया में, आपने अभी देखा कि हमारा देश का विस्तार, हमारा देश जो है दक्षिण एशिया का दक्षिणी विस्तार है। भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 29 राज्य नहीं फ्रेंड्स, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसके बाद क्या है कि भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम में किसे मिलती है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ। इधर हम देखें मैप अगर, तो इस मैप से हमको दिखाई देगा कि ये जो उत्तर पश्चिम है, यानी ये जो उत्तर हो गया, ये पश्चिम, ये उत्तर पश्चिम जो सीमा है, एक पाकिस्तान के साथ और अफगानिस्तान के साथ। उत्तर में सीमा चीन के साथ और तिब्बत, ये हो गया भूटान और नेपाल के साथ में। और जो पूर्वी सीमा है वो कहाँ से, म्यांमार के साथ और बांग्लादेश के साथ साझा होती है। चलिए फ्रेंड्स, अपनी एनसीईआरटी पे देखते हैं कि जो भारत की उत्तर पश्चिम सीमा है पाकिस्तान के साथ और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ, अभी मैंने आपको मैप पे दिखाया, और पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ साझा होती है हमारी सीमा। दक्षिण समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव हैं। अगर हम बात करें आइसलैंड में कौन कौन से हमारे देश नेबर कंट्रीज हैं, तो उसमें जो एक नाम आता है वो श्रीलंका का, दूसरा नाम आता है मालदीव का। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि है, जो हमारा देश है, और जो श्रीलंका है, ये देखिए, ये श्रीलंका हो गया और ये हमारा देश हो गया। तो इसमें जो एक छोटा सा समुद्री रास्ता है, इसे हम क्या कहते हैं, पाक जल संधि कहते हैं। और क्या है, इसी पाक जल संधि के बीच में मन्नार की खाड़ी, इधर देखिए आप, ये जो हमारा देश और श्रीलंका जो है, यहीं पर, यहाँ पे जो क्या है, इसको इरेज कर लेते हैं पहले। तो जो पाक जल संधि के नीचे से थोड़ा सा इधर, जब आप मैप में अपने देखेंगे इंडिया के मैप में, तो इधर आपको क्या दिखाई देगा, मन्नार की खाड़ी, ये देखिए यहाँ पे दिखा, मन्नार की खाड़ी दिखाई देगी। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में है, जो हमारा ये जो मालदीव से यहाँ आप मैप इसको नीचे करेंगे, देखेंगे ये लक्षद्वीप है हमारा। तो मालदीव क्या है, लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अगर हम अपने देश के भौगोलिक संबंध की बात करें और ऐतिहासिक संबंधों की बात करें, तो प्राचीन काल से ही हमारे जो पड़ोसी देश हैं उसके साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र को देखिए कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है। फ्रेंड्स, आप अपने एटलस में देखिएगा कि भारत पूरे एशिया में सबसे अलग कैसे दिखाई देता है। उसके अलग दिखाई देने की वजह से ही जो हिंद महासागर का नाम है हमारे देश के नाम पर पड़ा। ठीक है, तो आप देखिएगा, अपने एटलस में पढ़िएगा, जब आप देखेंगे एटलस में ये सारे लोकेशन अपने नेबर कंट्रीज को देखेंगे, तो चीजें और भी आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। फ्रेंड्स, ये था हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर 1, जिसको हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके शॉर्ट नोट का इसका जो शॉर्ट नोट है वो आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो ये था आज का क्लास। अब फ्रेंड्स चलते हैं, बाय। अब हम कल मिलेंगे।